नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर के मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले कि हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करें, हम पहले ही बता चुके हैं भारत की अवस्थिति विस्तार, भारत की संरचना और जो प्रादेशिक विभाजन के कुछ टॉपिक थे, जैसे हिमालय, मरुस्थल और प्रायद्वीपीय भारत, इसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उत्तर के मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे तो इसमें इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, इसकी जो लोकेशन है, उत्तर के मैदान की जो लोकेशन है, पहले हम लोग ये फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग मैप पे समझेंगे, नक्शे पर समझेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो हिमालय के दक्षिण, बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, तो हम लोगों ने ये देखा कि उत्तर के मैदान की स्थिति क्या रही। विशाल मैदान, जो उत्तर का मैदान बोला जाता है, यह बेसिकली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन है। और इसकी जब लोकेशन हम लोग देखते हैं तो इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत है और इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है। ये बीच में जो इसकी लोकेशन है, इसको हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अब इस विशाल मैदान की लंबाई कहां से लेकर कहां तक, कितने किलोमीटर की है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसकी लंबाई सिंधु नदी के मुहाने से और गंगा नदी के डेल्टा तक, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां तक इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसका विस्तृत एरिया है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। दरअसल मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई दिखाया गया है। जब हम 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें यह फैक्ट दिया गया है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। और इसकी एक खासियत है कि यह मैदान पूरब से पश्चिम की तरफ चौड़ा होता जाता है। इसको हम लोग मैप में देखेंगे कैसे चौड़ा होता है। इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यदि विविधता के आधार पर देखा जाए, उत्तर भारत का जब वर्गीकरण हम लोग करेंगे इसके विविधता के आधार पर, तो इसको 6 भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे और सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। पहला भाबर, तराई, जलोढ़, रेह, भूड़ और डेल्टा। अब जबकि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं उत्तर के मैदान की, इसकी लंबाई हम लोग देख लिए, इसकी चौड़ाई देख लिए, इसका वर्गीकरण हम लोग देख लिए, तो जब हम लोग इसकी भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग देखे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। और इसके निर्माण के क्रम में एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर के ये भारत भूमि, भारत की मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है, उत्तरी अक्षांश में आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। और दक्षिण का जो पठारी एरिया है, जो मुख्य भूमि थी, दक्षिण का पठार, वो हल्का सा दबता है। तो बीच में जो गैप होता है, उस गैप को नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से पाटा गया और उसी निक्षेप को हम लोग उत्तर के मैदान के रूप में जानते हैं। ये निक्षेप किस तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, इसको हम लोग यहां देखेंगे। और विस्तृत रूप में हम लोग उत्तर के मैदान की चर्चा करेंगे। जब नदियों का अपवाह तंत्र या नदी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये चीजें और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं मैप में इसकी लोकेशन। ये जो लोकेशन है हम लोग इसको देखेंगे। ये उत्तरी एरिया, ये उत्तरी एरिया हम लोगों का
बेसिकली दक्षिण के पठार और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, ऐसे। ये एरिया हमारा उत्तर का विशाल मैदान। यहां अब एक फैक्ट था इसमें, एक चीज थी, एक तथ्य था, महत्वपूर्ण तथ्य था कि यह मैदान पूरब से पश्चिम की तरफ चौड़ा होता जाता है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जब हम लोग देखते हैं, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन को हम लोग इस तरह से देखते हैं, और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बाद ये गंगा बेसिन, और इसके बाद ये सिंधु नदी का बेसिन जब हम लोग देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें यह समझ में आता है कि ये किस तरह से पूरब से पश्चिम की तरफ चौड़ा होता जा रहा है। इसकी औसत चौड़ाई के विषय में हम लोग पहले भी बात किए, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में इसकी औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर बताया गया है। लेकिन जब हम लोग 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ाई स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अन्य सोर्सों से जो पता किया गया, डिकोड एग्जाम की टीम ने जो पता किया, तो उसमें 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर ही औसत चौड़ाई आई है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसी फैक्ट को उठा करके रखा गया। शिवालिक श्रेणी और उत्तर के मैदान को जो अलग करती है भाबर, गिरिपद के क्षेत्र के नीचे जो भाबर एक पट्टी है, तो उस भाबर की क्या विशेषता है इसको हम लोग देखेंगे। चूंकि हिमालय, ये उत्तर के मैदान के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका वर्गीकरण 6 भाग में किया जा चुका है। तो भाबर क्या है, एक बार फिर से, कि यह शिवालिक के, चूंकि इसकी उत्तर के मैदान उत्तरी हिस्सा है, यह शिवालिक श्रेणी से लगता है। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरिपद के समानांतर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी जो भाबर का एरिया आता है, यह भाबर का एरिया कभी कभी शिवालिक श्रेणी में भी क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो यह भाबर का एरिया, इसका विस्तार कहाँ है, तो सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। इस भाबर का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, और इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। इसका दूसरा नाम भाबर का जलोढ़ पंख है। भाबर को जलोढ़ पंख भी कहते हैं, और चूंकि ये पहाड़ी इलाके से तुरंत लगा हुआ है गिरिपद के समानांतर, तो जो नदियां पहाड़ों से उतरती हैं वो अपने साथ भारी निक्षेप लेकर के आती हैं। इसका मतलब ये अनुमानित चीज है, आप भी कल्पना कर सकते हैं कि यहां जो पत्थर पाए जाते होंगे, जो कंकड़ और पत्थर मिलते होंगे, जो बजरी मिलती होगी, ये काफी मोटे आकार के, काफी बड़े आकार के होते होंगे। तो जब यहां बजरी और कंकड़ काफी बड़े आकार में होंगे तो यह जमीन तो कृषि के लिए उपयोगी होगी नहीं। खैर, यह भाबर उत्तर के मैदान का एक हिस्सा है। अब भाबर के आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग इसका डिवाइडेशन ऐसे कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। भाबर को हमने पढ़ा, अब तराई के विषय में जानेंगे। तराई के विषय में क्वेश्चन है, वो हम आपसे पूछेंगे। यह भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर 15 से 30 किमी चौड़ी एक पट्टी है। भाबर समानांतर है किसके? शिवालिक के। और तराई समानांतर है भाबर के। भाबर की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर और तराई की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर। इसको निम्न समतल मैदान कहते हैं, और इसका निर्माण बजरी से हुआ है। बजरी, चिकनी मिट्टी और महीन बालू से हुआ है इसका निर्माण। चूंकि भाबर में कई नदियां लुप्त हो जाती हैं, कई नदियां जो पहाड़ों से उतरती हैं वो भाबर के क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। वो नदियां इस तराई क्षेत्र में आकर के, जहां नदियों का कोई तंत्र नहीं है, कोई निश्चित मार्ग नहीं है, यहां फिर वो नदियां प्रकट होती हैं। लिहाजा यह एरिया, यह पूरा का पूरा तराई क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र के रूप में है, लेकिन यहां वनस्पतियां भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगी। अब जब वनस्पतियां भरपूर मात्रा में है
तो हम पूछना चाहेंगे कि इस तराई के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह मेरा प्रश्न आपसे। अब इसके बाद हम लोग जब जलोढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो जलोढ़ को कांप मिट्टी भी कहा जाता है, और जलोढ़ मिट्टी को समझने के लिए हमें इसे दो भागों में वर्गीकृत करना पड़ेगा। एक भाग इसका होगा बांगर का और दूसरा खादर। तो पहले हम लोग बांगर को समझते हैं। अब जलोढ़ निक्षेप आया, मतलब भाबर और तराई के बाद जब हम जलोढ़ में आते हैं तो अब यहां से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। बांगर और खादर की जब बात आती है तो बांगर क्या है, तो बांगर ऐसी मिट्टी जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, यह ऊंचाई पर स्थित है, यहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। और इसका निर्माण काल क्या है, तो इसका जो निर्माण काल है, जो इसका निर्माण हुआ, यह मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच में इसका निर्माण माना जाता है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, तो यह मिट्टी चूना संग्रथनों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। अभी हम लोग भाबर को देखें, कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। दलदली एरिया वनस्पतियों से ढका हुआ है, हालांकि वहां अब जंगलों को काटे जा रहे हैं, लेकिन यहां चूना संग्रथनों की अधिकता है। अब खादर को हम लोग देखते हैं तो यह नदियों का बाढ़ या कछारी प्रदेश है, जहां नदियों का पानी थोड़ा सा जल स्तर ऊपर उठता है, बाढ़ आती है, यह कछारी प्रदेश है, यहां नदियों का पानी आराम से पहुंचता है। और इसका निर्माण काल अपर प्लीस्टोसीन युग से आधुनिक काल है। बांगर का निर्माण काल मध्य से अपर प्लीस्टोसीन और खादर का निर्माण काल अपर प्लीस्टोसीन युग से आधुनिक काल है। और यह भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है, भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेह एक प्रकार की जो मिट्टी है रेह। तो रेह क्या है, तो बांगर प्रदेश के क्षेत्रों में जहां सिंचाई बहुत अधिक होती है, तो जब बहुत ज्यादा सिंचाई हो जाती है तो वहां कहीं कहीं पर भूमि पर एक नमकीन परत बिछ जाती है। एक नमकीन परत जो बिछी रहती है उसको रेह के रूप में हम लोग जानते हैं, उसका दूसरा नाम कल्लर है। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में बहुलता से पाई जाती है। भूड़ के विषय में हम लोग देखेंगे। भूड़ क्या है, तो जब सिंचाई की अधिकता होती है या बांग्ला प्रदेश का कुछ भाग जहां अपक्षय या अपर्दन, अपक्षय कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे जो हम लोग आमतौर पर अपने घर परिवार में भी देखते होंगे। जब एक निश्चित रूप से फोर्स से जल धारा को जब जमीन पर हम लोग नीचे गिराते हैं तो वहां मिट्टी बह जाती है, अपक्षय हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, वो मिट्टी बह जाती है। और मिट्टी बहने के बाद नीचे से हमें कंकड़ पत्थर या बजरी टाइप का ऐसा कुछ दिखने लगता है। जब ये व्यापक पैमाने पर मिलती है, अपक्षय कैसे होता है प्राकृतिक रूप से, तो ये मुलायम मिट्टी जब ऊपर की नष्ट हो जाती है और उसके नीचे जब कंकरीली भूमि मिलती है उसको हम भूड़ कहते हैं। और ये भूड़ का इलाका कौन सा है, तो बिजनौर और मुरादाबाद का इलाका, जहां रामगंगा और गंगा का प्रवाह क्षेत्र है। आगे हम बढ़ते हैं डेल्टा। यह डेल्टा प्रदेश, डेल्टा प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टिकोण से दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक गंगा का डेल्टा मैदान और दूसरा सिंधु नदी का डेल्टा मैदान। दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, तो गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ी से लेकर के सुंदरबन के किनारे तक 430 किमी लंबा और 480 किमी चौड़ा है। सिंधु नदी का डेल्टा 960 किमी से लेकर 960 किमी लंबा और 160 किमी चौड़ा है। सुंदरबन का डेल्टा सुंदारी ट्री के लिए प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्धि एक कारण से और है, वो प्रश्न मैं आपको प्रेषित करता हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगा के मैदान के बाद अब हम लोग तटीय मैदान को देखेंगे। तटीय मैदान की लोकेशन को पहले हमें समझना होगा कि तटीय मैदान की लोकेशन क्या है। तो तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो एरिया है वो तटीय मैदान उसको हम कहते हैं। एक निगाह इस पर हम लोग देखेंगे, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये बे ऑफ बंगाल,
यहां हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और ये अरबियन सी। अब इसके बाद हम लोग एक बार ऐसे इस मैप पर ये पूर्वी घाट की सीमा को हम लोग तय करेंगे, इधर पश्चिमी घाट की सीमा को हम लोग ऐसे तय करेंगे। बे ऑफ बंगाल और पूर्वी घाट, हिंद महासागर, अरबियन सी और पश्चिमी घाट, इसके बीच का जो ये एरिया है ये तटीय मैदान के रूप में आता है। इसको हम लोग तटीय मैदान के रूप में पढ़ते हैं। अब चूंकि भारत तीन तरफ से महासागरों से घिरा है तो इसके दो तरफ तट हैं, तो इसको हम लोग पूर्वी तट और पश्चिमी तट के रूप में पढ़ेंगे। यहां से लेकर के इसकी यहां तक की तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित हम लोग पहले भी पढ़े हैं 7516.6 किलोमीटर लंबी है और ये 9 राज्यों तक विस्तृत है। 9 राज्यों को अपने नक्शे में हम लोग यहां से लेकर के यहां तक जब हम देखते हैं तो ये 9 राज्यों तक विस्तृत है और इसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की और सबसे छोटी तट रेखा गोवा की। यह तट रेखा सबसे छोटी और गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा। अब पूर्वी तटीय मैदान के विषय में हम लोग कुछ देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से है। पूर्वी तटीय मैदान यह गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत एरिया पूर्वी तटीय मैदान में आता है। गंगा के मुहाने से और पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के रूप में विभाजित किया जाता है, लेकिन यहां इसको उत्कल तट और इसके बाद ये उत्तरी सरकार तट और ये कोरोमंडल तट, इस तरीके से इसको हम विभाजित करते हैं। उत्तरी सरकार तट को रायलसीमा भी कहा जाता है। कहां कहा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। उत्कल तट को स्वर्णरेखा नदी, उत्कल तट को गंगा के निचले मैदान और प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। उत्तरी सरकार का जो तट है वो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। अब उत्तरी सरकार तट को रायलसीमा कहां कहा जाता है तो इसे दक्षिण पश्चिम में कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर तथा चित्तूर जिले में इसको रायलसीमा तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित है और यहीं पर चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो स्थित है वो पूर्वी तट में स्थित है। चिल्का झील की लोकेशन उड़ीसा और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यह पुलिकट और यह चिल्का झील। यहां प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। क्यों कम है? तो यह पूर्वी तट समुद्र की तरफ से उठा हुआ है पश्चिमी तट की अपेक्षा। पश्चिमी तट समुद्र में विस्तृत है। आगे जैसे ही हम लोग पश्चिमी तट को हम देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान होने के कारण प्राकृतिक पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए उपयुक्त है। चूंकि जब इसकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि वास्तव में पश्चिमी घाट एक खड़ा कगार जैसा है जो अपभ्रंश है। वास्तव में वो भ्रंश कगार है। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ हैं वो दूर तक समुद्र में है, लेकिन पूर्वी घाट में विलगित पर्वत पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह अपने पूर्वावस्था में है। तो यह समुद्र से इस तरह से इसकी लोकेशन है, इस तरह इसकी संरचना है, बनावट है। जो प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है इसका कारण है। और पश्चिमी तटीय मैदान, इसको जलमग्न तटीय मैदान के रूप में हम लोग देखते हैं। और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है तो कच्छ के रण से, गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक, कोमोरिन अंतरीप तक इसका विस्तार है।
इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, 80 किलोमीटर हो जाता है। जब हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा कि यहां पर कई नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जब हम पश्चिम तटीय मैदान को पढ़ते हैं तो यहाँ नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं, यहाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये एक बड़ा अंतर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में जो नदियां हैं वो बड़ी नदियां हैं, लेकिन यहाँ जो नदियां बहती हैं वो बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं। अब इसको जरा तटों में हम लोग बांट करके देखते हैं तो इसमें कौन कौन से तट आते हैं। गुजरात के कच्छ का तट और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, और इसमें गोवा तट को भी शामिल करते हैं। कर्नाटक और केरल का मालाबार तट, ये पश्चिमी तटीय मैदान के अंग हैं। अब जब हम तटों की बात करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तट का विस्तार कितना है। जैसे ही हम लोग तटों की बात करते हैं तो इसके विस्तार को हम लोग समझना चाहेंगे कि कोंकण तट कहां से कहां तक है। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, और इसके बाद कन्नड़ तट कर्नाटक के मंगलौर तक विस्तृत है, और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोग देखेंगे मालाबार तट को। मालाबार तट की एक और विशेषता है, यहाँ की जो स्थलाकृति है वो एक विशेष स्थलाकृति जिसको कयाल के नाम से जानते हैं, जो नौकायन और मछली पकड़ने के उपयोग में आती है। यहाँ पर ये अस्थामुड़ी तथा बेम्बानाड प्रसिद्ध कयाल हैं, लेकिन पन्ना मुदा एक कयाल है जिसमें कि हर साल एक नौकायन प्रतियोगिता होती रहती है। यहाँ बंदरगाहों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में जो अंतर था वो प्राकृतिक बंदरगाहों को लेकर के भी अंतर था। उस बंदरगाह को लेकर के हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो कांडला, मझगांव, JLN नावाहा सेवा, मरमागांव, मंगलौर और कोचीन, ये प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है, प्राकृतिक बंदरगाह। अब द्वीप समूह की हम लोग चर्चा करेंगे। तो द्वीप समूह ऐसे स्थलखंड हैं जिनके चारों तरफ जल का विस्तार होता है। जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ जल से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं, लेकिन जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है। ये महासागर में, सागर में, झील या नदी में भी हो सकते हैं। जब नदी में द्वीप की बात आती है तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप। मेरा प्रश्न आप लोगों से रहेगा कि माजुली द्वीप किस नदी में है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। भारत के द्वीप समूह को स्थिति और संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, तो जो द्वीप समूह है उनको हम दो तरफ, बंगाल की खाड़ी पूर्वी द्वीप समूह और अरब सागर पश्चिमी द्वीप समूह, इस पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कहाँ तक हमारा विस्तार है द्वीप समूह का। पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप को देखेंगे। इंदिरा पॉइंट 6.4 डिग्री नॉर्थ, ग्रेट निकोबार से लेकर के ये न्यू मूर द्वीप तक, ये इस तरह से विस्तृत हमारा ये द्वीप समूह है। बैरन द्वीप, नारकुंडन द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र ज्वालामुखी भारत का। बैरन द्वीप पर नारकुंडन द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण, पारी द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप के रूप में। फिर हम लोग जब इधर देखते हैं अरब सागर की तरफ, तो अरब सागर की तरफ भी हमें एक लंबी श्रृंखला मिलती है द्वीप समूहों की। द्वीप समूह और मिनिकाय के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे।
बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की विशेषता क्या है? समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित बंगाल की खाड़ी के द्वीप मूलतः म्यांमार की द्वीप समूह म्यांमार की जो अराकान यामा का ही दक्षिणी विस्तार है। अराकान यामा म्यांमार का एक अवशिष्ट पहाड़ जिसका विस्तार समुद्र में दूर तक है, उसी का ये विस्तार है। ये द्वीप समूह घने जंगलों से आच्छादित हैं। इसका मतलब पहले इस पॉइंट को हम लोगों को समझना होगा कि अराकान यामा का ही दक्षिणी विस्तार होने का मतलब यह है कि ये द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूहों के निर्माण में एक बेसिक अंतर है, और वो अंतर यह है कि ये एक पहाड़ी श्रृंखला की एक श्रेणी का विस्तार है, जबकि अरब सागर के जो द्वीप समूह है वो प्रवाल निक्षेपों से बने हुए हैं। ये द्वीप समूह घने जंगलों से आच्छादित हैं तथा इन द्वीप समूहों को पक्षी निरीक्षकों का स्वर्ग कहा जाता है। किस लिए स्वर्ग कहा जाता है? तो यहाँ अब तक 242 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान कर ली गई है। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो उत्तर में इसको अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से अलग करता है, जहां चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया है। चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र कहां लगाया है? कोको द्वीप। और कोको जलमार्ग भारत को म्यांमार से अलग करता है, और ये कोको द्वीप पर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगा रखा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। बृहत्काय राबर केकड़े गेंट राबर क्रैब के लिए विश्व प्रसिद्ध बांडूर समुद्री जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे बृहत्काय राबर केकड़े पर। यह बृहत्काय राबर केकड़े के विषय में ऐसा लिखा गया है कि ये केकड़े नारियल के पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और इनका आकार काफी बड़ा होता है, और ये नारियल के फलों को तोड़ करके भी खाते हैं। तो इसलिए ये बृहत्काय राबर केकड़े को जो संरक्षित किया गया है बांडूर समुद्री जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, ये इसकी लोकेशन क्या है? दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप, इसकी लोकेशन है। इस द्वीप समूह में जो पर्वत चोटियां हैं, देखिए पर्वत चोटियों के विषय में जैसे किस द्वीप पर स्थित है ये यदि पूछता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बंगाल की खाड़ी में है। तो जब पर्वत चोटियों की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पर्वत चोटियां हैं ये अंडमान और निकोबार दोनों की पर्वत चोटियों को हम लोग देखेंगे तो इसकी जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं इसमें सेंडल चोटी ऊंचाई है 738 मीटर, उत्तरी अंडमान माउंट डियोबोली 515 मीटर, मध्य अंडमान माउंट कोयब 460 मीटर, दक्षिणी अंडमान उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान 738 मीटर उत्तरी अंडमान सेंडल चोटी, माउंट डियोबोली मध्य अंडमान 515 मीटर ऊंचाई, माउंट कोयब 460 मीटर, दक्षिणी अंडमान माउंट थुइलर, अक्सर क्वेश्चन आता है माउंट थुइलर से, इसकी ऊंचाई 642 मीटर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटियों में ये शामिल है। किसकी प्रमुख चोटियों में शामिल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख चोटियां हैं तो इसको क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। सेंडल चोटी, माउंट डियोबोली, माउंट कोयब ये अंडमान में और माउंट थुइलर निकोबार में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बैरन द्वीप के विषय में हम लोग जाने। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार 1787 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी सागर में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम, बैरन द्वीप से उत्तर में स्थित नारकोंडम यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और यहाँ क्या है? श्रीहरिकोटा में यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप, अब व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और यह उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक उथले जलीय भाग के रूप में
विस्तृत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अरब सागर के द्वीपों को देखेंगे। क्योंकि जब हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर्वत चोटियां जो थी और इसका विस्तार जो था वो अराकान यामा का विस्तार था, लेकिन कंप्लीट संरचना में एक बड़ा अंतर हमको मिलता है जब हम लोग अरब सागर के द्वीप समूह के विषय में पढ़ते हैं। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप समूह देखिए, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण है। प्रवाल क्या है और ये किस तरह से बने हैं, तो ये द्वीप अंतः सागरीय चबूतरों पर, सागर के अंदर चबूतरे जो बने हुए हैं उस पर जो चूना पाया जाता है उस चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीव के अस्थियों से निर्मित है। और 1973 से पूर्व इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। आंत्रोद द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि केवल द्वीप के, देखिए यहां एक चीज है, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं आप समझिए। आंत्रोद द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दो चीजें हैं, यहां से इसको हम पढ़ते हैं। यदि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आंत्रोद द्वीप, और यदि द्वीप समूह की चर्चा हो कि द्वीप समूह कौन सा है तो अमीन द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंत्रोद द्वीप और सबसे बड़ा द्वीप समूह तो अमीन द्वीप। विलिंगटन द्वीप केरल के कोच्चि शहर का भाग है। केरल का जो कोच्चि शहर है वो विलिंगटन द्वीप का विस्तार है और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर खदिया बेट एवं आलिया बेट मुख्य द्वीप है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग एक नजर में समराइज करेंगे 2 मिनट में। हम लोग भारत की दूरस्थ बिंदुओं के साथ इसका विस्तार, इसकी अवस्थिति, अक्षांश, देशांतर, इसका क्षेत्रफल, इसकी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई, इसके पड़ोसी देश, इसकी सीमाओं के विषय में हम लोग बात किए, इसकी संरचना के विषय में हम लोग बात किए, किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ, किस तरह से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ और इसके प्रादेशिक विभाजन के रूप में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए भूगोल में हम अवस्थिति और विस्तार के साथ साथ जब भू आकृतियों की चर्चा करते हैं तो वहां 2 चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसमें अब जो बचता है वो अपवाह तंत्र होता है, क्योंकि भू आकृतियों के बाद नदियों की क्या विशेषता है, अपवाह तंत्र के बाद वहां उस भूभाग की, उस जगह की जलवायु कैसी है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तक का जो लेक्चर था हम लोगों का, अभी तक का जो साथ हम लोगों का रहा वो अवस्थिति, विस्तार, पड़ोसी देश और इसकी भू आकृतियों को लेकर के रहा, इसके निर्माण को लेकर के रहा। आगे हम लोग अब नदी तंत्र और अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जो मित्र हमारे नए हैं, जो इसके पूर्ववर्ती लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, वो डिकोड एग्जाम के इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी की, भूगोल की, भारतीय भूगोल के नाम से, उस पर जा करके आप सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व यह रहता है कि विद्यार्थी के जिज्ञासा को शांत करते हुए नवीन जिज्ञासाओं को उत्पन्न किया जा सके। यदि आपके अंदर नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो तो एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व सफल है, मेरा प्रयास सफल है। मैं प्रयास करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, और हम अपने प्रयास में कितने सफल हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।